चाइना समझता है कि चाइना की दुनिया में एक रेपुटेशन है। डायरेक्टली चाइना को कोई उंगली पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि चाइना ने ये गलत काम करवाया। शाहीन बाग में कितने करोड़ों रुपए खर्च हो गए आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। किसी को नहीं पता लगा शाहीन बाग में कितने करोड़ खर्च हो गए, क्योंकि रोज वहां पे हजारों लोग बैठे रहते थे, पूरी भीड़ रहती थी। कौन खिला रहा था उनको बिरयानी? समबडी इज पेइंग फॉर इट, राइट? ये दिल की ये भलमनसाहत से तो नहीं होती ना ये सब चीजें। पाकिस्तान को लगता है कि एक और मौका है। जनरल जियाउल हक की फेमस पॉलिसी, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। जियाउल हक की पॉलिसी क्या थी दोस्तों? उसकी पॉलिसी ये थी कि एक साथ मत मारो, एक शरीर में 1000 छोटे छोटे कट लगाओ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, उल्फा क्या है? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम एक मिलिटेंट, एक टेररिस्ट आउटफिट थी जिसका मेन एम था सेपरेटिज्म, यानी कि असम को भारत से अलग करना। कई दशकों पहले ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई जिसमें कई लोग थे, लेकिन जो उनकी टॉप ब्रास थी उसने हाल ही में सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया किसके सामने? सरेंडर कर दिया भारत के होम मिनिस्टर और असम के चीफ मिनिस्टर के सामने, और बोला कि हम मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन परेश बरुआ, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ उल्फा, वो आज भी चीन के अंदर रह रहा है। चाइना म्यांमार के बीच में एक बॉर्डर एरिया है, वहां पे वो रहता है, लेकिन वो एरिया टेक्निकली चाइना के अंडर है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि चाइना का भारत में आतंकवाद फैलाने में एक डायरेक्ट रोल है, यानी कि हथियार भेजो, पैसा भेजो, लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करो, लोगों को आतंकवाद सिखाओ, और इस्तेमाल किसका करो? अपने पिछलग्गू पाकिस्तान का। दोस्तों, एक लेखक हैं राजीव भट्टाचार्य, उन्होंने किताब लिखी है उल्फा द मिराज ऑफ डॉन। इस किताब में उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी हैं कि जो अब मैं आपको बताऊंगा और आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोचेंगे बहुत से चल क्या रहा है, इसके ऊपर कभी किसी ने चर्चा क्यों नहीं करी? हार्पर कॉलिंस ने एक किताब छापी है, बहुत बड़ा नामी ग्रामी ग्लोबल एक पब्लिशर है हार्पर कॉलिंस, उसने किताब छापी और उसमें राजीव भट्टाचार्य जी ये कहते हैं कि साहब ये पूरा जो उल्फा का मामला है ना, पूरा का पूरा उल्फा का मामला, ये चाइना का फंडेड, नंबर वन, पहली चीज। चाइना ने पैसा दिया, चाइना ने फंड करा, लेकिन चाइना का काम किसने करा? पाकिस्तान ने। दोस्तों, यह कहानी है उल्फा के आतंकवादियों की, जिनको भारत से ले जाया गया म्यांमार और म्यांमार से ले जाया गया पाकिस्तान, और किस तरीके से पाकिस्तान में रहते हुए उनकी ट्रेनिंग की गई, उनको हथियार चलाने सिखाए गए, उनका इंडोक्ट्रिनेशन हुआ, उनको यह बताया कि हम आपके साथ हैं, असम को आप भारत से अलग करिए। उनको यह बोला कि नॉर्थ ईस्ट में और भी स्टेट्स हैं, आप उनको भी भारत से अलग करिए, हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। आप जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी किस तरीके से मूव करती है? हम आपको सिखाएंगे कि जब इंडियन आर्मी मूव करती है, इंडियन आर्मी की प्लाटून मूव करती है, आप उनको कैसे बेहतर अटैक कर सकते हैं, आप कैसे मार के चुपचाप भाग जाओ, गायब हो जाओ, 8-10 दिन चुपचाप रहो, फिर कहीं और अटैक करो। ये सारी की सारी टैक्टिक्स उन्हें सिखाई पाकिस्तान आर्मी ने। देखिए दोस्तों, 2-3 बातें हैं। गलवान के बाद, यह मामला तो बहुत पुराना है, गलवान तो अभी हुआ है। गलवान के बाद चीनी फौज को यह पता लग गया कि यार किसी भी सूरत में ना, भारत से अब वो 1962 वाला भारत नहीं है। दोस्तों, जो भी चीजें होती हैं, मैं वापस 1 मिनट जाता हूं हिस्ट्री में, जो भी चीजें होती हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई तथ्य होता है। और जो देश हैं वो बहुत, जिसको कहते हैं ना 4, 5, 10 चालें आगे सोचते हैं। ये आगे की सोचते हैं। आज का मैटर नहीं है कि आज हम ये पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, कल ये पेड़ होगा, इसका फल कौन खाएगा, ये सारा का सारा मैपिंग होती है। अब देखिए, आज की तारीख में चीनी फौज को यह पता है कि भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे खड़ी है और कुछ भी बदमाशी करी तो जूते पड़ेंगे। ये बात तय है, राइट? इसलिए चाइना कुछ नहीं कर रहा। आपने देखा था ना, 2 साल से चाइना बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं कर रहा चाइना, क्योंकि उसको पता है भारत ने इतनी फौजें डाल दी वहां पे, इतनी सेना डाल दी, इतने रॉकेट डाल दिए कि अगर चाइना कुछ करता है फिर तो खून खराबा होगा, सॉलिड वाला। सबके हाथ में हथियार है, सबके पास रॉकेट है, सबके पास सैटेलाइट है, और ऐसी बात नहीं कि चीन के पास हथियार है, भारत के पास नहीं है। भारत के पास ये कैपेबिलिटी है, चीन एक बंदा डाले, भारत वहां पे 2 डाल सकता है। इससे क्या है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब चाइना करेगा क्या? चाइना आपसे लड़ेगा कैसे? दोस्तों, ये समझने वाली बात है। जब ऐसी बात हो गई, अब ये तो स्टेलमेट हो गया ना, वो वहां पे हथियार लेके खड़े हैं, हम यहां पे हथियार लेके खड़े हैं, स्टेलमेट हो गया। यानी कि ये मामला अब आके न्यूट्रल गियर पे चला गया। लेकिन चाइना को अगर नुकसान पहुंचाना है तो चाइना करेगा कैसे? ये सोचिए।
चाइना फिर वही आतंकवादी गुटों को एक्टिव करवाएगा। किसके थ्रू? क्योंकि चाइना चाइना समझता है कि चाइना की दुनिया में एक रेपुटेशन है। डायरेक्टली चाइना को कोई उंगली पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि चाइना ने यह गलत काम करवाया। चाइना इसके लिए बड़ा एक जिसको कहते हैं ना, बड़ा अवेयर है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके। चाइना एक ऐसा देश है जो नहीं चाहता कि कोई उसके ऊपर उंगली उठाए कि चाइना ने यह गलत काम करा है, इलीगल काम करा है। गलत सारे काम करता है चाइना। तो चाइना ने अपने पिछलग्गू को इस काम पे लगाया। आज भी लगा रहा है, आज भी लगा रहा है। दोस्तों, डोंट बी सरप्राइज्ड। बिल्कुल आप आश्चर्यचकित मत हो जाना अगर कल आपको पता लगे कि कोई XYZ एजिटेशन, में किसी एजिटेशन का नाम नहीं ले रहा, XYZ एजिटेशन जिसके पीछे फॉरेन फंडिंग है। डोंट बी सरप्राइज्ड। ऐसा हो नहीं सकता कि लोग महीने दर महीने कहीं पे बैठे। अरे उनके खाने पीने का खर्चा उठा कौन रहा है? वो कमा कैसे रहे हैं? हर एक बंदे के किसी का लोन होता है, किसी ने कुछ किसी से पैसे उधार लिए होते हैं, उसका बच्चा स्कूल में जाता है, उसका एक पूरा इकोसिस्टम होता है हर एक इंसान का। कोई बंदा कह रहा है कि मैं 6 महीने 1 साल प्रोटेस्ट के ऊपर बैठ रहा हूं, तो कोई ना कोई तो उसका खर्चा उठा रहा होगा। और ये खर्चा जब हजारों लोग होते हैं ना दोस्तों, हजारों लोग होते हैं, तो ये खर्चा कई 100 करोड़ में जाता है, कई 100 करोड़ में चला जाता है। गाड़ियों का तेल चाहिए आपको। अगर आप कोई भी ऐसी चीज करेंगे, हर चीज के ऊपर आपको पानी पिलाने से, खाना खिलाने से लेकर लोगों का आना जाना, किसी को वापस जाना है उसके लिए गाड़ी, कोई वापस आ रहा है उधर उसके लिए गाड़ी, हर एक चीज के लिए। मास्क पहने आप, उसके लिए गाड़ी। आप जेसीबी लाना चाहते हैं, उसके लिए गाड़ी। हर एक चीज के लिए खर्चा करना पड़ेगा आपको। बिना खर्चे के कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता। शाहीन बाग में कितने करोड़ों रुपए खर्च हो गए, आज तक किसी को पता ही नहीं लगा। किसी को नहीं पता लगा शाहीन बाग में कितने करोड़ खर्च हो गए, क्योंकि रोज वहां पे हजारों लोग बैठे रहते थे, पूरी भीड़ रहती थी। कौन खिला रहा था उनको बिरयानी? somebody is paying for it, right? ये दिल की, ये भलमनसाहत से तो नहीं होती ना ये सब चीजें। तो ये चाइना करता है। अब मैं वापस आता हूं पाकिस्तान वाले एंगल पे। तो दोस्तों, स्टोरी ऐसी हुई कि पाकिस्तानी ISI ने कुछ उल्फा की लीडरशिप को उठाया, कुछ लोगों को उठाया और बोला कि चलो पाकिस्तान, हम तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं। ये कहानी उनकी ट्रेनिंग की है। दोस्तों, इसकी जड़ कहां पे जाती है? आपको सबसे पहले जब भी कोई चीज होती है ना, आप ये पूछिए कि क्यों। किसने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसने क्यों किया ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्यों पता लग गया, फिर सारे पत्ते आपके सामने खुल जाएंगे। बात है 1992 की, 90, 91, 92, वो वाला टाइम। वो वाला टाइम पूरी दुनिया के लिए बड़ा उथल पुथल वाला टाइम था। रूस, सोवियत रूस, एक सुपर पावर टूट रहा था और उसके 15 देश बन गए। वही वक्त था जब भारत में कश्मीर के अंदर आतंकवाद शुरू हो गया। वो वक्त था जब खालिस्तानी आतंकवादी बसों से हिंदुओं को निकाल निकाल के मार रहे थे पंजाब में। वो वक्त था जब भारत में एक स्थिर सरकार नहीं थी, एक मिलीजुली सरकार थी, कोalition की गवर्नमेंट थी। भारत में पॉलिटिकल, जिसको कहते हैं कि स्थिरता, उस वक्त नहीं थी। एक और बात, इंडियन आर्मी काफी हद तक बिजी थी ऑपरेशन पवन श्रीलंका में। माहौल आप समझ गए। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एट द सेंटर, मिलीजुली सरकार, इस पार्टी ने उसको सपोर्ट करा, ये प्रधानमंत्री बने, वो राष्ट्रपति बने, ये सब दोस्तों समझ गए ना माहौल। यानी कि राजनीतिक अस्थिरता सेंटर पे भारत में। ऑपरेशन पवन चल रहा श्रीलंका के साथ, वहां से रोज कैजुअलिटीज आ रही हैं। ठीक है जी। वहां पे कश्मीर में आतंकवाद खुल के सामने आ गया, रोज गोलियां, रोज रॉकेट चल रहे हैं वहां पे। पंजाब में खालिस्तानी आतंकी हिंदुओं के ऊपर रोज फायरिंग कर रहे हैं, मासूम लोगों को बसों से निकाल के मार रहे हैं। ये उन दिनों की बात है दोस्तों। पाकिस्तान को लगता है कि एक और मौका है। जनरल जियाउल हक की फेमस पॉलिसी, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। जियाउल हक की पॉलिसी क्या थी दोस्तों? उसकी पॉलिसी ये थी कि एक साथ मत मारो, एक शरीर में 1000 छोटे छोटे कट लगाओ, छोटे छोटे घाव दो शरीर में। वो शरीर क्या था? वो शरीर था भारत। और जियाउल हक जो पाकिस्तान का डिक्टेटर था, उसने ये एक स्कीम बनाई, उसने पॉलिसी बनाई अंडर ऑपरेशन टोपाक। और ऑपरेशन टोपाक के तहत सबसे पहले वो अफगानिस्तान गए, जहां पे उन्होंने मुजाहिदीन खड़े करे, जहां पे उन्होंने सोवियत रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अपने मदरसों से ये आतंकवादी पैदा करे। आज भी पाकिस्तान के मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं। दूसरे लेवल पे वो आ गए कश्मीर। तो दोस्तों, ये एक माहौल था, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और इस 1000 कट्स की पॉलिसी में हम पंजाब की बात करते हैं, हम कश्मीर की बात करते हैं। आज तक 1000 कट्स को लेकर कभी किसी ने असम के बारे में बात करी? लेकिन दोस्तों, ये कहानी असम की है,
91-92 में पाकिस्तानी आते हैं और उल्फा की लीडरशिप को ले जाते हैं पाकिस्तान, और वहां पे उनकी ट्रेनिंग हो जाती है शुरू। दोस्तों, पहले तो होता है वहां पे पाकिस्तान में इनकी मीटिंग्स कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लॉजिस्टिक्स कैसे होंगे, किसको कितना पैसा देना है, कौन मोटिवेटेड है, कौन अपनी जान पे खेल सकता है। तो दोस्तों, ये ग्रुप्स हैं, मैंने इनके नाम यहां पे लिख रखे हैं। उल्फा, NDBFB, PLA, ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये भी नॉर्थ ईस्ट की है एक, ये वो वाला नहीं है चाइना वाला, ये दूसरी है PLA, और ATTF, ये सारे के सारे। तो कहने की बात है कि सिर्फ उल्फा नहीं, और भी आतंकी संगठन, मिलिटेंट संगठन नॉर्थ ईस्ट के, पूर्वी उत्तर भारत के, इनको ले जाया गया पाकिस्तान और इनको लगातार दर लगातार वहां पे इनकी ट्रेनिंग की गई दोस्तों। और इनका फोकस क्या था? बॉम्ब बनाना, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, IEDs बनाना, किस तरीके से आप बूबी ट्रैप कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ये भी पाकिस्तान ने आतंकवादियों को सिखाया था कश्मीर में, और वही चीज इन्होंने इन लोगों को सिखाई। क्या है कि जैसे आर्मी ने एनकाउंटर करा किसी का, एक आतंकवादी को मार दिया, दोस्तों उन्होंने एक ट्रिक बताई है आतंकवादियों को, जिससे कि भारतीय सेना को या भारतीय सुरक्षा बलों को बहुत नुकसान पहुंचे। वो ट्रिक क्या थी? वो तरीका क्या था? वो सिंपल था कि जब आतंकवादी को यह लगे कि अब तो मैं मर गया हूं, लेकिन उसके अंदर ये जज्बा हो कि मुझे और लोगों को लेके मरना है, तो वो क्या करता था कि ग्रेनेड, अब ग्रेनेड समझिए जैसे ग्रेनेड इतना बड़ा है, जैसे ग्रेनेड है, राइट? ग्रेनेड के अंदर एक पिन होती है जिसको निकालना पड़ता है, और एक लीवर होता है ग्रेनेड का। यानी कि ग्रेनेड की अगर आप पिन को निकाल दें और आप लीवर को दबाए रखें तो ग्रेनेड नहीं फटेगा, ग्रेनेड बिल्कुल भी नहीं फटेगा, ग्रेनेड सेफ है। हाँ, जब आप हाथों से वो लीवर छोड़ देंगे तब जाके वो नीचे जाके वो चोट पहुंचाता है और वहां पे बारूद फटता है और फिर जाके ग्रेनेड का एक्सप्लोजन होता है। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। इन्होंने ये सिखाया कि ग्रेनेड की पिन निकालो, और जब आपको पता है कि आप मरने वाले हो, अब आपकी सांसें कुछ कुछ सेकंड की रह गई हैं, ठीक है, तो आप ग्रेनेड से पिन निकालो और अपने शरीर के नीचे उसको दबा के मर जाओ। आप मर गए। अब जब सुरक्षाकर्मी आएंगे तो सुरक्षाकर्मी सबसे पहले देखेंगे, लाश को चेक करेंगे, और जैसे ही वो लाश को पलटेंगे तो जो उसका लीवर है, लीवर अलग से निकल जाएगा और ग्रेनेड फट जाएगा और 4-5 सुरक्षाकर्मी लेकर वो आतंकी मर जाएगा। आज की तारीख में पता है आपको कश्मीर में क्या करते हैं? जब आप देखते हैं कि ऐसे लेटा हुआ आतंकवादी या किसी भी रूप में लेटा हुआ है, तो उसके पैर में रस्सी बांध के पैर इसको दूर से खींचा जाता है। उसके पैर में, मरे हुए आतंकी के पैर में रस्सी बांध के थोड़े दूर तक उसको खींचते हैं कि उसकी बॉडी के नीचे कहीं IED न लगाओ। तो ये सब चीजें उन्होंने सिखाई नॉर्थ ईस्ट के ग्रुप्स को। अगर मर ही रहे हो तो ये कर दो एंड में, ठीक है। और ये ट्रेनिंग कहां कहां हुई, अब मैं आपको ये बताता हूं दोस्तों। कुछ ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान के अंदर, कुछ ट्रेनिंग हुई अफगानिस्तान के अंदर, और कुछ ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। यानी कि कुछ ट्रेनिंग हुई पेशावर यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल, उसके पास कुछ ट्रेनिंग हुई। कुछ ट्रेनिंग हुई दर्रा आदम खेल। दर्रा आदम खेल भी पाकिस्तान में है, पेशावर से कुछ दूर है, और कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स मार्केट है, हथियारों का मार्केट। दर्रा आदम खेल की यह खासियत है कि आप उनको कोई भी हथियार दे देंगे, दुनिया का कैसा भी हथियार हो, स्मॉल आर्म्स में, पिस्टल, राइफल, मशीन गन, वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना सकते हैं हफ्ते 10 दिन के अंदर और आपको दे सकते हैं। दर्रा आदम खेल इसने जोर तब पकड़ा जब वहां पे सोवियत वेपन्स आना शुरू हो गए, क्योंकि बगल में जंग चल रही थी अफगानिस्तान में, वहां पे सोवियत फौजें थी। मैं बात 1979 और 1989 की कर रहा हूं। तो दर्रा आदम खेल में इनकी ट्रेनिंग दी गई। और तीसरी ट्रेनिंग दी गई कंधार। दोस्तों, कंधार में क्या था? कंधार क्यों इंपॉर्टेंट है? कंधार इज द स्पिरिचुअल होम ऑफ द तालिबान। और जब IC-814 भारत के प्लेन की हाईजैकिंग हुई थी, तो प्लेन कहां पे गया था? कंधार, ठीक है। कंधार जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम एन इमोशनल पर्सपेक्टिव एंड अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। कंधार में उस जमाने में ISI का कंट्रोल था। ये लोग कंधार ले गए क्योंकि वो बोल सकते थे कि वहां पे तो गृह युद्ध चल रहा है, हमारा क्या लेने देना, हम जानते ही नहीं वहां पे क्या हो रहा है, और वी आर पाकिस्तानी, हमें क्या पता कि अफगानिस्तान में क्या चल रहा है। इसलिए उन्होंने कुछ ट्रेनिंग उनकी वहां पर भी करवाई दोस्तों। अब देखिए, 100 से ज्यादा लोगों को ये लोग ले गए वहां पे, और इनकी ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स होते थे। इनके ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स थे 17 दिन से लेकर 3 महीना, यानी कि 17 दिन से लेकर टोटल 90 दिन की ट्रेनिंग सबने पाई। और खास तौर से इनको बॉम्ब बनाना, IED बनाना, रिमोट कंट्रोल बॉम्ब बनाना,
किस तरीके से एम्बुश करना है, किस तरीके से भाग जाना है, किस तरीके से वहां पे यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी गतिविधियां वहां पे फैलानी है। और चीनियों की मदद लेके दोस्तों इनको यह भी सिखाया गया कि बॉस आपको किस तरीके से लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करना है, लोगों के दिमाग में जहर कैसे भरना है भारत के खिलाफ। उसका लिटरेचर वहां पे बांटा गया कि आप जाइए और लोगों के बीच में लिटरेचर बांटिए, लोगों के बीच में ये पैम्फलेट बांटिए और भारत के खिलाफ वहां पे जहर उगलिए कि और लोग आतंकी बने। ये सारा पाकिस्तान का गेम प्लान था दोस्तों, और इसमें शामिल थे, आप बड़े सरप्राइज्ड होंगे, बाद में वो आईएसआई के चीफ बने और बाद में वो बने पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी, आईएसआई चीफ भी बने, आर्मी चीफ भी बने। उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक परवेज कयानी। अशफाक परवेज कयानी वो बंदा था आईएसआई की तरफ से जिसने पूरा का पूरा ये मैटर सॉर्ट आउट करा, जिसने पूरा का पूरा ये मामला देखा कि किस तरीके से भारत से लेकर आओ म्यांमार, म्यांमार से लेकर आओ पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेकर आओ इनको अफगानिस्तान, ये पूरा इकोसिस्टम बनाया लेफ्टिनेंट जनरल अशफाक परवेज कयानी ने। आज की तारीख में अशफाक परवेज कयानी रिटायर हो गए हैं। आज की तारीख में अशफाक परवेज कयानी ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। उन्होंने एक टापू खरीदा है, एक आइलैंड खरीदा है, एक जजीरा खरीदा है, इतना पैसा उस आदमी के पास, और उसने पूरा का पूरा मामला ये वहां पे सेट करा है। अशफाक परवेज कयानी वही था जो कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ था जब नेवी सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, और लोगों का कहना है कि ओसामा बिन लादेन को धोखा देने वाला अशफाक परवेज कयानी था, क्योंकि अमेरिकन ने $25 मिलियन का अवार्ड रखा था ओसामा बिन लादेन के सर पे, जिंदा या मुर्दा। और लोग कहते हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो अवार्ड क्लेम करा जनरल अशफाक परवेज कयानी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो दोस्तों ये आज का जो पूरा द चाणक्य डायलॉग्स था, मैं चाह रहा था आपको ये बात बताऊं इस किताब के बारे में। और ये जो किताब है ये दर्शाती है किस तरीके से भारत दुश्मनों से घिरा हुआ है, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि आमने सामने ये ठाठा करें भारत के साथ, लड़ लो सामने नहीं, तो ये ऐसे काम करते हैं, राइट। किसी डिजिटल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को पैसे देने, किसी मीडिया हाउस को पैसे देने। कैसे देते हैं आप मीडिया हाउस को पैसे? आप देते हैं अपने प्रोडक्ट की एड चला के, मीडिया हाउस का रेवेन्यू ऐड होता है, ये चाइनीज करते हैं, राइट। और फिर ये पाकिस्तान की मदद लेके पूरे इकोसिस्टम में जहर डालते हैं। ये किताब आप जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। इस किताब में मैं पूरा पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा, जिसको कहते हैं ना, नाम, लोकेशन, सब कुछ बताई हैं। तब आपको पता लगेगा कि कितना खतरनाक है और दुश्मन किस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करता है जो हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं।